सदस्यता यानी रुकनियत लिया। आज से पहले मैं जेडीयू में था और जेडीयू ने मुझे 2018 में, जो कि हार से मुझे उम्मीदवार भी बनाया था, लेकिन बहुत ज्यादा गौर फिक्र के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि अब मुझे अपनी आजादी चाहिए। मैं जिस पार्टी में हूं, मुझे वो आजादी नहीं है जो हर मुद्दे पर अपनी बात रख सकूं। हालिया घटना अररिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान माननीय सांसद प्रदीप सिंह द्वारा कुछ ऐसी बातें कही गई जो मुझे झकझोर दिया गया और पूरे सीमांचल के मुसलमानों को, अवामुन्नास को ऐसा सब झकझोर दिया कि जब मैं जदयू में था, कई तरह के सवाल मुझसे किए जा रहे हैं कि आप जिस पार्टी में हैं, आपके सहयोगी ऐसी बातें कहता है कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। वो यहीं तक सीमित नहीं रहे, गिरिराज सिंह के मंच से उन्होंने कई बार मुसलमानों को मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया और यही नहीं, यहां तक कहा कि मुसलमान ज्यादा बच्चा इसलिए जन्माते हैं ताकि वो उनके मन में है कि मेरी हुकूमत हो सके। और कई बार ऐसा बोला कि इस सीमांचल के इलाके में कि इतना कुछ करने मंत्री बिहार पर कोई कार्रवाई नहीं। केंद्र सरकार में मंत्री थे, उन्होंने बड़ी दरियादिली दिखाकर उन पर एफआईआर दर्ज कराया था और आश्वस्त कुमार चौबे को गिरफ्तार कराया था। कहीं ना कहीं यह महसूस होता था कि हम मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो हमारी जो सरकार है उस पर अंकुश लगा सकती है और कार्रवाई कर सकती है। लेकिन जिस दिन सांसद के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अब ये सरकार बहरी, गूंगी, अंधी भी हो गई। उन्हें कहीं ना कहीं ये लाचारी महसूस हो रही थी कि हम सरकार में हैं, बल्कि उसको एक खुशी का ये दिया गया, तमगा दिया गया, वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई, कहीं न कहीं उसके तारीख में कसीदे लिखे गए, उसको इज्जत बख्शी गई। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं जिस पार्टी में हूं, अपनी बात अपने अवामुन्नास, अपने कौम मिल्लत, अपने बिरादरान के हक की बात नहीं कर सकता। कई लोगों ने जो फेसबुक के एक्सपर्ट थे, हालांकि पहले दिन से मैंने अपने कमेंट्स में कई बात लिखा था, उसके बावजूद भी कई लोगों ने ये दंड कसा कि आप इसलिए चुप हैं कि आपका टिकट न कट जाए। मैंने लिखा था कि मुझे अपनी टिकट का परवाह नहीं है और मैं लाइव आकर के 12 मिनट कई सेकंड उस पर बोला, जिसमें 95,000 लोगों ने देखा और 378 उसको शेयर किया।
और कई कमेंट्स ऐसे आए और सब लोगों की एक राय बनी कि अब आपको इस पार्टी में नहीं करना। तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कई बयान जो मुल्क की सतह पर था, बिहार में भी था, और बिहार के सदर अख्तरुल ईमान साहब कि जहां भी हम मुसलमानों पर जुल्म होता था, यही बैरिस्टर साहब मेरी बात को रखते थे। हालांकि कई पार्टी सेकुलर कहता है और उसमें हमारे लोग भी उसका निगरान है, चाहे पार्लियामेंट में हो या बिहार विधानसभा में, लेकिन किसी की जरूरत नहीं होती है कि हम उस बात को अपने जो मेरा हाउस है उसमें रखें। कहीं न कहीं वो पार्टी से बंधा हुआ था। यही चीज मुझे महसूस होता था कि मैं भी पार्टी से बंधा हूं, उस पार्टी लाइन पर ही बोलना पड़ेगा। लेकिन मुझे आजादी चाहिए। हालिया घटना से कई बार मुझे सदमा पहुंचा कि असम में 603 मदारिस को स्कूल में तब्दील कर दी गई। यहां तक कि असम में वहां का जो हाउस है असेंबली, जुमा की नमाज को भी बंद कर दिया गया। हालिया घटना हुआ हिमाचल में एक मस्जिद तोड़ दी गई है। हम लोग कहीं भी जाते हैं डरे सामने रहते हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके चेहरे पर एक दाढ़ी है, जो हम लोगों का सनत, उनको कहीं ना कहीं जबरदस्ती बोलकर जय श्री राम बोलवाया जाता है। अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोगों की सल्तनत है, चाहे वह बोर्ड हो, उन पर भी उन लोगों ने निशाना साधना, अपना कब्जा करना चालू कर दिया है। इस तरह का किस तरह जो घटना है, इसमें सभी लोग जो हमारे मुस्लिम निगरान हैं, चाहे वो आरजेडी में हो, कांग्रेस में हो, समाजवादी में हो, वो चुप्पी साध लेते हैं। उनको लगता है कि अगर हम बोलेंगे हमको टिकट नहीं मिलेगी, और जो हमसे हमारे समाज के जो हिंदू बिरादर, हालांकि वो बिरादर भी हमारे बहुत अच्छे हैं, वो वोट कट जाएगा। जो पार्टी के सरबराह है उस पर पाबंदियां आयद कर दी। तो बहुत सोच समझकर मैं बैरिस्टर साहब से, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से, यहाँ के सदर अख्तरुल ईमान साहब के बयान से मुतासिर होकर फैसला लिया कि अब मैं मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकनियत हासिल करूंगा। और वो आज सभी लोगों के सामने कर भी लिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि 2010 से जब हम जोकीहाट विधानसभा में आए, एक मुर्शीद आलम परिवारवाद के खिलाफ लड़ता था। आज ये महसूस हो रहा है कि हमारे साथ 75% लोग जोकीहाट के परिवारवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। कोई अगर बोलता है कि शाहनवाज मीर को मजलिस को छोड़ के चला गया, एक शाहनवाज गया है। एक जरखेज खेत से कई झाड़ियां या एक झाड़ियां निकल जाने से खेत बंजर नहीं हो जाएगा। और जो जरखेज खेत है जोकीहाट, मुझे पूरी तरह से गुमान है कि अगले बार 7,000 दिया था, इस बार लाख पार करेगा, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों का अकीदा तोड़ा है, सिर्फ जोकीहाट का नहीं, क्योंकि मजलिस पूरे हिंदुस्तान का मुसलमानों का एक अकीदा है, उस पर विश्वास है कि बैरिस्टर साहब जो भी चीज कहते हैं हम मुसलमानों के हक में कहते हैं। अख्तरुल ईमान साहब कहते हैं हमारे हक में कहते हैं। मैं आप लोगों से सर्वत्र प्रार्थना करता हूं, आज माननीय नीतीश कुमार जी के पास
20 पार्लियामेंट मेंबर है, सरकार में साझा है। जिस दिन हम लोग सीमांचल से लेके जहां जहां मेरी आबादी है, ठान लेंगे हम लोग 30 सीट जीतेंगे और मेरे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। हम जब तक सरकार में नहीं जाएंगे, बिहार में मेरी अपनी क़यादत नहीं होगी, तब तक मेरी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। हमको अपनी क़यादत खड़ी करना होगा। बहरहाल क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, मैं फिर हमारे सदर जनाब अख्तर ईमान साहब हैं, मैं आपकी पार्टी में आया हूं और बगैर कोई फायदा नुकसान सोचे आपके और बैरिस्टर साहब का जो भी फैसला होगा वो मेरे सर आंखों पर होगा। चुनाव लड़ने के लिए तुम्हें 5 टर्म से मुखिया, 5 टर्म में मेरे घर में 8 प्रतिनिधि, वर्तमान में मेरी बीवी भी अहली भी मुखिया, एक मुखिया भले वो कहने के लिए मुखिया, लेकिन हम पंचायत के अध्यक्ष, एक पार्लियामेंट मेंबर सदस्य होगा, एक एमएलए सदस्य होगा, लेकिन मुखिया हम अध्यक्ष। इसलिए इतनी इज्जत काफी है मेरे लिए। मैं आपकी क़यादत को मजबूत करने के लिए आया हूं। इस मंच से मैं वादा करता हूं कि इस आपकी क़यादत को मजबूत करने के लिए मेरी जो भी कुर्बानी देनी होगी मैं दूंगा। लोग कहते हैं एसी में रख के इतिहास नहीं रचा जाता, जो पसीना बहाएगा वही इतिहास रचेगा। हम पिछले बार क्योंकि कुछ गलत फहमियां हमसे हुई और हमारे पार्टी के जो मजलिस के सरबराह थे उनको भी कुछ मजबूरियां रही, उसमें हमसे कुछ अगर गलत सलत बयानबाजी भी हुई, उजरत में जो भी फैसला मैंने लिया उनके लिए हम इस मंच से माफी चाहते हैं और आगे से हम चाहेंगे और पूरी मजबूती से मजलिस का काम करेंगे। मुर्शिद आलम जिंदाबाद, मुर्शिद आलम जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद। आगे से मैं वादा करता हूं मजलिस के लिए आखिरी दम तक और बैरिस्टर साहब के लिए इस क़यादत को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जय मजलिस, जय किशनगंज, जय हिंद। जो कि विधानसभा के मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, साथियों, पार्टी ने ऐसे वक्त में फैसला लिया था पिछले बार, उस शख्स को टिकट दिया था जिसको लालू के बेटे ने लात मार करके वर्तमान एमएलए को भगा दिया था, टिकट नहीं दिया था। हम सलाम करते हैं अख्तर ईमान साहब की सियासी क़यादत को, हम सलाम करते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब के मिल्लत की रहनुमाई को कि जिन्होंने उस वक्त शहनवाज के बुरे वक्त में साथ दिया और शहनवाज की मां ने उसकी वकालत किया अख्तर ईमान साहब के पास कि बेटा अख्तर, तुम्हारे चचा जिंदा रहते तो आज शहनवाज को ये दिन नहीं देखना पड़ता, तो तुमको मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का वास्ता, शहनवाज को संभाल लो। हमको आपको बताने में फख्र महसूस होता है कि अख्तर ईमान साहब ने लबैक करा, सिर्फ 24 घंटे में शहनवाज का टिकट तय किया और मुर्शिद साहब को उस वक्त विड्रॉल करना पड़ा। उस भगेरे को राजद ने लात मार के बना दिया था। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत और अख्तर ईमान साहब की क़यादत के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। क्या आप ऐसे लोगों को, जोकी के लोगों, जोकी के मेरे बुजुर्गों, जोकी के नौजवानों, क्या ऐसे लोगों को आप आने वाले वक्त में आप
अपने राय दहंदगी से उसको सजा देने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या आप अख्तरुल ईमान साहब के साथ हैं? क्या आप अख्तरुल ईमान साहब के साथ हैं? क्या आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ हैं? क्या आप अकबरुद्दीन अवैसी साहब के साथ हैं? क्या आप मुखिया मुर्शिद साहब के साथ हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम आपके बीच में और आपके नेता के बीच में दीवार बनना नहीं चाहते। हम गरीब यादव के साथ बिहार के मजलूमों मारूमों मुफलिसों की तवाना आवाज शेरे बिहार अमर के एमएलए के सदर बिहार जनाब अख्तरुल ईमान साहब को बड़े ही अदब के साथ दावत सुखन देते। अख्तरुल ईमान जिंदाबाद 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 मुखिया मुर्शिद आलम जिंदाबाद। टिकट भाषण बहुत चल रहा है। कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है, वही गुल गुलशन की तारीफ बदलता है। मेरी मुराद है आज सीमांचल के कदावर, जवान सियासी कायद, समाजी खिदमतगार, गुज़िश्ता 25 सालों से पंचायत की नुमाइंदगी करने वाले एक काबिल फख्र मुखिया और असेंबली के उम्मीदवार रहे और इस वक्त हमारी महफिल में सब लोगों के मरकज़ नजर यानी भाई जनाबे मुखिया मुर्शिद आलम साहब के पार्टी की शमूलियत में एमआईएम के सिपाही की हैसियत से इस कारवां में शामिल होने के जश्न और इस्तकबालिया प्रोग्राम में मौजूद भाई जनाबे मुर्शिद आलम साहब और अररिया के हमारे कारगुजार सदर जनाबे भाई राशिद साहब, जनाबे डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब, रहनवाज आलम साहब, मोहम्मद आरफिन साहब, हाजी सरवर साहब, गौसुल आजम साहब, फैयाज साहब, दानिश साहब, पार्टी के यूथ लीडर बिहार और कौमी तर्जुमान जनाबे भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब, सीमांचल के संगठन प्रभारी अजीज तफीर रहमान साहब, आज के महफिल की निजामत कर रहे जनाबे भाई इश्तियाक साहब, जनाबे भाई मुफ्ती असद जावेद कासमी साहब, किशनगंज जिला के अध्यक्ष जनाबे भाई अब्दुल रहीम हैबर साहब, जनाबे भाई समदानी साहब, जनाबे मुखिया गुलाम हसनैन साहब, भाई जनाबे नूरुल इस्लाम साहब, नसीम साहब, मासूम रजा साहब, बादुअन से गाजी साहब, वो जनाबे इंजीनियर वसी अहमद साहब, भाई जनाबे वकार सिद्दीकी साहब, प्रखंड इकाइयों के जिम्मेदारान जनाबे मुखिया असलम साहब, जनाबे भाई तौसीफ साहब, जनाबे डॉक्टर फरीद साहब, जनाबे भाई बाबुल साहब, माइनॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाबे जहांगीर आलम साहब, राहिल बाबू, राहत साहब, अजीजी एडवोकेट शम्स आगाज साहब और दिगर जिम्मेदार साथियों और जोकी और अररिया से इस कारवां में शामिल सभी सैदाइयों, मैं पार्टी का खादिम बिहार एक बार फिर दिल की गहराइयों से आप सबों का इस्तकबाल करता हूं और जनाबे भाई मुर्शिद आलम साहब के पार्टी में शामिल होने और उसके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता के पार्टी में शामिल होने के लिए आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। आप लोगों ने इनकलाबी गुफ्तगू सुनी है और मैं समझता हूं कि पार्टी के आईन और दस्तूर के ताल्लुक से, पार्टी के वसूल और ज़ाब्ते के ताल्लुक से जनाबे भाई आदिल हसन एडवोकेट ने, जनाबे भाई इश्तियाक अहमद साहब ने, अजीजी तफीमुर रहमान साहब ने जिन बातों का इजहार किया है इससे बखूबी आप वाकिफ हैं। मुझे पिछले दिनों से जब भाई जनाबे मुर्शिद आलम साहब से पार्टी में शमूलियत की खबरें आप मीडिया कर्मियों के जरिए से, अररिया से आए हुए मीडिया कर्मियों का भी मैं इस्तकबाल करता हूं, आपके जरिए से जब खबर फैली तो दो तरह के लोग साहब आपने बड़ा अच्छा किया है,
मुर्शिद साहब पार्टी में शामिल आप होने की इजाजत दे रहे हैं, हम लोग बड़ी मजबूती के साथ उसके साथ हैं। और ये फोन काफी तादाद में आए, लेकिन 2-4 लोगों के फोन आए, अरे उसी मुर्शिद साहब को टिकट देना चाह रहे जिन्होंने पार्टी को गाली दिया था, पार्टी के साथ ऐसा किया वैसा किया। मैंने कहा अजीजम, मुर्शिद साहब को पार्टी में शामिल करने जा रहे हैं तो गंदगी से अगर कोई बच्चा लिपट जाता है, माँ बाप से बिछड़ जाता है, तो उस सने हुए बच्चे को भी गोद में ले लेता है। लेकिन जो बच्चा बिछड़ने के बाद अपने बदन को गोया समंदर में डुबकी लगाकर साफ करके आए, तो ऐसे बिछड़े हुए बच्चे का तो उसका बिछड़ा हुआ खानदान पेशानी चुनता है। और इंसान के दरमियान में अत्तायबून, खुदा भी पसंद करता है उन लोगों को जो गुनाह के बाद, गुस्ताखी के बाद, सहू के बाद तौबा करता है। हम तो इंसान हैं, खाक के पुतले हैं, गलतियां होना तो हमारे वजूद में शामिल है। अगर गलती एतराफ, इब्लीसियत और आदमियत यही है कि गलती करके जो अकड़ के रहे उसका नाम इब्लीस है, और जो गलती करके एहसास नदामत से सर झुका दे और माजरत खाई है उसका नाम आदम है। हम आदम की औलाद, आदम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज उनके शामिल होने में तुम्हारे पेट में ऐठन हो गई। लेकिन जिन दगाबाज ने पार्टी को दगा दी है, उसके दगा देने की वजह से तुमको फोन नहीं कर सके हमको कि उस दगाबाज ने फोन किया है। मैं समझता हूँ तुम मुर्शिद आलम की मुखालिफत नहीं कर रहे हो, बल्कि उसी दगाबाज के कारिंदे हो जिसने पार्टी को दगा दी है, और फिर ऐसे लोगों का फोन आता है। मेरे भाइयों, आज जिस फराब दिली के साथ भाई जनाब मुर्शिद आलम साहब ने एतराफ किया है कि पार्टी जो भी फैसला करेगी सराखों पर, एक विधानसभा हल्का से लड़की बदसूरत होती है तो वकील लगाकर गुनाह तलाश करना पड़ता है, और लड़की खूबसूरत होती है तो एक लड़की के लिए कितने बयान। ये एमआईएम ही पार्टी है कि दूसरे पार्टी को तो उम्मीदवार नहीं मिलता, और एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जहां एक विधानसभा में 25-25 उम्मीदवार दौड़ कराता है। ये एमआईएम की खूबसूरती। जाहिर है टिकट किसी एक को देना है और कुर्बानी देना इस पार्टी की जमीर में। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने डंडे खाए, जेल की सलाखों की हवा पी है, मत से हल हमें जानो, फिरता है फलक परसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। सैलाब के साथ बह जाना तो तिनके का काम है, और सैलाब के खिलाफ, धारा के खिलाफ लड़ना तिनके का काम नहीं है, ये किसी जवा मर्दों का काम है। ये एमआईएम धारा के साथ बहने वाली जमात का नाम नहीं है, धारा के रुख को मोड़ देने का और धारा के विपरीत तैरकर अपनी मंजिल तक पहुंचने वालों का नाम है। इसलिए पिछले इलेक्शन में गवाह नहीं सबूत है कि भाई आदिल हसन साहब को बैरिस्टर साहब ने कहा, आदिल तुम्हारी कुर्बानी नहीं है, लेकिन अब की बार तुमको इलेक्शन नहीं लड़ना है, पार्टी हेलीकॉप्टर कहाँ जाएगी, परमिशन कहाँ से होगा, तुमको मैनेजमेंट देखना है। आदिल साहब ने उफ तक नहीं किया। मेरे भाई, ईंट पर ईंट जमती है तभी दीवार खड़ी होती है। दुनिया में वही जमात कामयाब होती है जो कुर्बानी देने का हौसला है। कुर्बानी की वजह से आप जो हादसा आज आपके दरमियान में खड़ा है, यकीनन है हम जनाबे तस्लीमुद्दीन साहब के एहसानात को कभी फरामोश नहीं कर सकते। हम तो नूह अलैहिस्सलाम की कदर करते हैं, लेकिन उसका नाफरमान बेटा जो तूफान नूह में डूब गया है उसके लिए आह भी नहीं करते हैं। यकीनन है तस्लीमुद्दीन साहब ने इस इलाके को बहुत कुछ दिया है, लेकिन तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे शहनवाज ने कौम के साथ जो सजा की है, मैं समझता हूँ रहती दुनिया तक जो की आवाम का भी सम्मान। घोड़ा और काला बनाना तो ये कुदरत का काम है। किसी घोड़े की बेजा तारीफ और काले की तौहीन हम नहीं कर सकते, लेकिन दिल के काले पद का ताल्लुक इंसान के किरदार से है। मैं समझता हूँ कि उसके चमड़े को तो जो रंग दिया है, लेकिन अपने दिल के दिल में जितना कालापन है, मैं समझता हूँ इस इलाके में उससे ज्यादा काले दिल का कोई इंसान नहीं है। इसलिए कि आजादी के इन 70-72 सालों के बाद पहली बार एक मुस्लिम क़यादत बिहार में उठी, और एक शख्स जिसको यकीनन हमारे इश्तियाक साहब ने कहा कि जीते हुए एमएलए से लालू के दरवाजे में दाखिल होने की इजाजत नहीं हुई, उस फेंके हुए तिनके को हमने गोद में लिया और पार्टी के एमआईएम के शहदाइयों ने जिताया। ये गलत फहमी है उनको कि अपने बाप के नाम पर जीता है।
आने वाला दिन उसे पता देगा कि जोकी की आवाम किसी खानदान की गुलामी नहीं करती है, वो वसूलों के ऊपर चलने का काम करती है। और आज पूरे मुल्क में जिस मजबूती और तवानाई के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी दलितों की अक़लियतों की आवाज उठाता है, डरे और सहमे हुए नौजवानों के दरमियान में जनाबे अकबरुद्दीन अवैसी ने जो हौसला बख्शा है और पार्टी ने बिहार में जो कुर्बानी दी, इसको कभी जोकी की आवाम फरामोश नहीं कर सकती। मेरे भाई, जो हादसा रात के दरमियान में खड़ा है, लालू जी ने मुझे सिर्फ टिकट देने का नहीं बल्कि 2014 में पार्टी छोड़ देने के बाद 2015 के बिहार इलेक्शन में पूरे सीमांचल के टिकट बांटने की जिम्मेदारी ऑफर दिया। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, मैं एमएलए बन सकता हूं, मैं वजीर बन सकता हूं, लेकिन अगर मैं एमआईएम को यहाँ खड़ी करूंगा तो आने वाली नस्लों के लिए तैयार खड़ी करूंगा। वजीर तो बहुत लोग बने, लेकिन मैं समझता हूं कि 75 सालों के बाद बिहार में अगर मुस्लिम क़यादत की तारीख लिखी जाएगी तो यकीन है कि सीमांचल की तारीख लिखी जाएगी और इस खाकसार का तस्करा उसका जरूर होगा। मेरे भाइयों, इन चारों गद्दारों के टूट जाने के बाद भी वक्त के वजीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब ने, आदिल साहब का रहा है, आधे घंटे तक बैठा कर कहा, अख्तर साहब अकेले क्या कीजिएगा, पार्टी में आइए, वजीर बनिए, हम चाहते हैं कि पार्टी में आप रहिए और काम कीजिए। अल्लाह का शुक्र है, वजीर बनने के लिए ये शहनवाज पहले मैं किसी को नहीं देखता, मुझ में जिसमें फायदा होगा मैं वही काम करूंगा। यानी कौम के मुफाद को कुर्बान करके जो मुनाफिक अपने में जीता है उसका नाम तो शहनवाज हो सकता है, और कौम के खातिर जो कुर्बानी दे सकता है उसका नाम अख्तरुद्दीन हो सकता है। मेरे भाइयों, हम अपनी कोई तारीफ नहीं करते, बल्कि हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो बनता है, वही गुल गुलशन की तारीफ बदलता है। तुम जलने के लिए सीख जाओ, जलकर सोना निखर जाता है और जेवर बन जाता है। जो जलने के लिए तैयार नहीं है वो कभी निखर नहीं सकता। जो कौम के लिए कुर्बानी देगा, कौम यकीनन है उसे इज्जत देगी। और मैं बरमला आपको ये कहना चाहता हूँ कि दूसरी पार्टी में आप वजीर बन सकते हैं, और एमआईएम अगर अदना खादिम रह करके भी आप कुछ भी नहीं बनेंगे तो दूसरी पार्टियों के वजीर को भी कोई सिला नहीं मिलने वाला है। लेकिन एमआईएम का कारकुन मर भी जाएगा तो कल कयामत के मैदान में इंशाअल्लाह जरूर सिला मिलेगा, क्योंकि मजलूमों के दर्द की हम दवाई करते हैं। सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी हुई है, तामीर और तरक्की में जो रुकावटें पैदा की है, सीमांचल में सैलाब की जो तबाही हुई है, आज जो गरीबों को पलायन करके जाना पड़ रहा है, आज हमारी माए बीमार रही, दवा नहीं मिल पा रही है, आज हमारे नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है, आज नीतीश कुमार और दूसरे बेईमान किस्म के जो हुक्मरान है वो आज पटना को संभाल रहे हैं, आज दिल्ली को संभाल रहे हैं, लेकिन हमारी खबरगिरी करने वाला कोई नहीं है। एक जमाना था कि रांची जो झारखंड था बिहार में था, रांची सेकंड स्टेट था, और बिहार में आज अगर कोई दूसरा कैपिटल बन सकता है, सब कैपिटल बन सकता है, तो वो पूर्णिया को बनना चाहिए। पूर्णिया में हाई कोर्ट का बेंच आए, पूर्णिया में दूसरा कैपिटल बने, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई हम सीमांचल के जन जन तनगन की भलाई लड़ रहे हैं। सीमांचल में अगर सड़कें बन रही है, आज महानंदा का जो 200 करोड़ का पुल बन रहा है, गलत फहमी है हमारे कुछ हिंदू और मासूम भाइयों को, कुछ फिरका परस्त लोग भड़का रहे हैं कि साहब एमआईएम मुसलमानों की लीडरशिप करती है। ए मेरे नादान भाइयों, क्योंकि सीमांचल के खित्ते में मुसलमानों की बड़ी आबादी है, वजीर और एमएलए अगर वही बनता है तो वो अगर लड़ाई मुसलमानों के नाम पर अगर लड़ रहा है तो सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी लड़ाई है। आइए हम और आप आहत करें कि हम लोग इस चैन से नहीं बैठेंगे। अब हम लोग ने सर पर कफन मान लिया है, 2025 का इलेक्शन हमारे सर पर है। जज्बाती नारों में नहीं बल्कि हकीकी तौर पर जमीनी तौर पर वो काम करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि एमआईएम आगे बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि भाई मुर्शिद आगे बढ़े, भाई राशिद आगे बढ़े, मौलाना हमारे अब्दुल्ला सालिम कमर साहब आगे बढ़े, तो मेरे भाइयों आपको यह करना पड़ेगा कि आज ही घरों में लौटे। पार्टी की जानिब से ऑनलाइन मेंबरशिप का आगाज किया गया है और ऑफलाइन मेंबरशिप है। आप तो समझिए, मैं अभी आज से 4 साल पहले, गुज़िश्ता 4 साल हम गए खदरपुर, वो एक नौजवान दौड़ कर आया और लपट के मिला, सर मैं तो किशन का रहने वाला हूँ और मैं एमआईएम का मेंबर हूँ, और अपने जेब से अपने पर्स को निकाला और एमआईएम का मेंबरशिप दिखाया। उस नौजवान को राजद और कांग्रेस का मेंबर होगा उतनी खुशी नहीं होगी वो जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को सुनता है और एमआईएम के किसी खादिम की जबान सुनता है तो उसे लगता है मेरा अपना भाई मेरी आवाज उठा रहा है। मेरे भाइयों, आज बिहार के मजलूमों की जो आवाज एमआईएम ने उठाई है, मदरसे की लड़ाई हो, उर्दू की लड़ाई हो, सीमांचल के बर्बादी की दास्तान गम हो, यहाँ की नदियों पर पुल की तामीर का मसला हो,
या मुसलमानों की सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी हो, इन तमाम तर बातों में MIM बड़े खुलूस के साथ काम कर रही है। मैं कई आलिम दीन को देख रहा हूँ, मैं अपने उलमाए दीन से कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ आखिरत की भलाई के मुबल्लिग मत बनिए, बल्कि दुनिया में जो कौम गरीब हो जाती है वो अपने ईमान का सौदा कर लेती है। आज जिस तरह अखबार से आपको गरीब बनाया जा रहा है, आपके खिलाफ मुसलसल साजिश की जा रही है, दाढ़ी और टोपी को निशाना बनाया जा रहा है, वक्त के इमलाक पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, नाका कोशिश करने जा रही है, आपके मजहब को मिटाने की कोशिश की जा रही है। अगर इस मुल्क में आपने सियासी ताकत खड़ी न की तो आने वाले दिनों में हमारा बड़ा नुकसान होगा, जो नुकसान सिर्फ मुसलमानों का नहीं होगा बल्कि भारत का नुकसान होगा। और इन कमीनों को हम कह देना चाहते हैं, जो कमीने लोग ये कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिया है, मैं कहना चाहता हूं कि जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों, तुम कहते हो कि इस इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठिया है या मुसलमानों की दाढ़ी टोपी आ जाए, तुम अपने बाप से पूछ लो। जब मुल्क आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, मुल्क बढ़ रहा था, तो यहाँ के मुसलमानों ने कहा था मेरा हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान है, मेरे बाप दादा की कब्र यहाँ है, कोई पागल मुल्क को बटवा कर हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाएगा, हम इसी धरती पर रहेंगे, ये मुसलमानों ने कहा था। अगर मुसलमान जरा सी करोड़ बदलता ये इलाका आज पाकिस्तान में हो सकता था, लेकिन बिहार के मुसलमानों ने और सीमांचल के मुसलमानों ने कहा नहीं, हम जान की कुर्बानी देकर रहेंगे, ये वतन मेरे बाप दादा का है, इस मिट्टी को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। आज सियासत की रोटी सेकने के लिए हमें बदनाम कर रहे हो मेरे भाई, हमें कई महाज पर लड़ना है, हमें आस्तीन के साथों से भी लड़ना है, जो लोग बज़ाहिर आपको अपना कहते हैं लेकिन वो आपके बेगाने हैं। उन तमाम सब लोगों के खिलाफ उठिए और एक मजबूत लड़ाई लड़िए इंशाअल्लाह अज़ीज़। चूंकि दूरियां आप सिमट गई हैं, आपकी शगन में आकर आपने बेइंतहा मोहब्बत का सबूत दिया है पार्टी का। पार्टी के हर एक जिम्मेदार की ये का फरीजा होगा कि अररिया जिस तरह से पहले मजबूती के साथ हर मामले में आगे बढ़ता रहा है, बल्कि मैं बहुत सारे मामले में कहूंगा कि मैं अररिया के मामले में बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ कि अररिया ने, मैं तिजारत करने लगा तो अररिया के दोस्तों ने मुझे खड़ा किया, मुझे अखलाकी तरबियत अररिया की सरजमीन से मिली और मुझको सियासी तौर पर भी अररिया की सरपरस्ती मिली है। अररिया का एहसान हम कभी फरामोश नहीं कर सकते हैं। आइए मुत्तहिद होकर हम पूरे सीमांचल की लड़ाई लड़ेंगे और बिहार के तमाम तर मजलूमों की लड़ाई लड़ेंगे और सीमांचल के हक और बिहार के मजलूमों की आवाज के लिए पार्टी को और मजबूत करने का अहद व पैमा करते हैं। आइए इनकलाबी नारों के साथ हमारी पार्टी बिहार ने एक नारा दिया है कि बहुत भी झंडा बरदारी अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी, साथ ही उसके साथ एक नारा दिया है कि भाई सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे उन बेईमानों को अब अपनी पार्टी का। इसलिए आइए अपनी पार्टी, अपना वोट, अपना झंडा होगा, अपना डंडा होगा, अब किसी की गुलामी नहीं करेंगे, हम आवाज बनेंगे इनकलाब भाई जनाब मुर्शिद आलम के नौजवान का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग क्योंकि सफर में थे, महाराष्ट्र वगैरह की जल्दा जल्दी में इंतजाम हुआ है, हमारे जो नाज़िम थे यहाँ के, अगर उससे कुछ कमजोरी हुई है तो माफ कीजिएगा। और यकीनन है कि जो शिकारी होता है उसकी नजर शिकार पर होती है, पाँव में बिच्छू भी काटे तो हिलता नहीं है, थोड़ी बहुत कमी हुई होगी तो उसे माफ कीजिएगा और नए और इरादे के साथ अपने नेता को मजबूत कीजिए। आओ नारा लगा दो अजान हो गई, बहुत हाँ भाई, हाँ इसको समेट हो गया गाड़ी है मैं